नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिया। एक बात सबसे पहले समझ लीजिए कि अमेरिका जब भी कोई रणनीति बनाता है उस रणनीति को वो 100 या फिर 200 या फिर 300 साल आगे की रणनीति बनाता है। कोई एक दशक की या साल भर की 2 साल की रणनीति नहीं बनाता है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश में ले लीजिए, जिस तरीके से वहां तख्ता पलट करवाया गया और एक आइलैंड चाहिए था, सेंट मार्टिन आइलैंड। हालांकि आज के वक्त में अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड की कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में चीन जैसी ताकतवर होगा, भारत जैसे ताकतवर होगा, तो उस वक्त अमेरिका को वहां अपना एक बेस चाहिए होगा। ठीक वैसे वेनेजुएला में किया गया, वेनेजुएला का तेल बेचेगा, पैसा कमाएगा, खुद को और ज्यादा अमीर बनाएगा। ठीक वैसा ही ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की तैयारी में अमेरिका है। खरीदने का भी ऑफर वो ट्रंप दे चुका है ग्रीनलैंड को, डेनमार्क को, और कब्जा, सैन्य कार्रवाई करके कब्जा करने की भी बात कह चुका है। इसके विरोध में यूरोपीय देश ट्रंप के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। नाटो छोड़ने तक की धमकी दी गई है। लेकिन अब डेनमार्क की तरफ से ऐसा बयान आया जिसके बाद अमेरिका को सोचना तो जरूर पड़ेगा। हालांकि सोचने की वजह उसके पास कुछ है नहीं, वो भी आपको बताऊंगा। आज बताऊंगा ग्रीनलैंड का पूरा इतिहास क्या है, कब वो डेनमार्क के स्वामित्व में आया, किस तरीके से कितनी सेनाएं वहां अमेरिका की मौजूद हैं, कितने बेस वहां अमेरिका की मौजूद हैं। असल में कहानी क्या है? असल में डेनमार्क, यहां ग्रीनलैंड में कहानी कोई तेल की नहीं है, कोई जमीन की नहीं है। असल में कहानी ग्रीनलैंड में है फ्रेश वाटर की, पानी की। जैसे जैसे दुनिया में गर्मी बढ़ेगी, आने वाले वक्त में 2 डिग्री तक टेंपरेचर बढ़ सकता है। जिस तरीके से अमेरिका तेल निकाल रहा है और तेल बेच रहा है, और जिस तरीके से कार्बन फिलहाल दुनिया में बढ़ रही है, उसके बाद फ्रेश वाटर की दुनिया को जरूरत होगी और सबसे पहले उसका इस्तेमाल अमेरिका करेगा, और उसी के लिए ग्रीनलैंड वो जा रहा है। अब डेनमार्क की तरफ से यह कहा गया है कि जो भी सैनिक तैनात है डेनमार्क के ग्रीनलैंड में, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी हमला यहां होता है तो पहले सीधी गोली मारनी है, गोली चलानी है, उसके बाद पूछना है कि हुआ क्या है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने ग्रीनलैंड में तैनात सैनिकों को 1952 के नियम की याद दिलाई है, जिसमें कहा गया कि अगर कोई विदेशी हमला, मतलब सीधे तौर पर अमेरिका का नाम नहीं लिया गया लेकिन अमेरिका के बारे में ही कहा गया है, अगर अमेरिका कोई हमला करता है तो सैनिकों को तुरंत जवाब देना चाहिए, जिसमें गोली चलाने की अनुमति शामिल है। सैनिकों को तुरंत लड़ाई शुरू करने का आदेश है, भले ही युद्ध की घोषणा हुई हो या फिर ना हुई हो। मंत्रालय आगे कहता है कि मंत्रालय ने डेनिश आउटलेट को दिए बयान में कहा कि सैनिक बिना उच्च कमांड के आदेश के इंतजार किए हमले का मुकाबला करेंगे। यह अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की आशंका के बीच आया है। व्हाइट हाउस ने इस पर कहा है कि ट्रंप अभी भी ग्रीनलैंड को बलपूर्वक लेने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप की धमकियां यूरोपीय नेताओं को लगातार चिंतित कर रही हैं। अभी 1952 का नियम क्या है यह भी समझ लीजिए। शीतकालीन जब युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध जब चल रहा था, उस वक्त यह नियम बना था। यह नियम अभी भी लागू है, जो हमले पर तत्काल जवाब की अनुमति देता है, भले ही कमांडरों की स्थिति की पूरी जानकारी हो या ना हो। आज आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरीके से अमेरिका के ही कंधों पर ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है, और जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। यूरोप के नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर आई। डेनमार्क के यूरोपीय सहयोगी उसके साथ खड़े हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने जर्मन और पोलिश समकक्षों के साथ चर्चा की और कहा कि हम कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन यूरोपीय भागीदारों के साथ, क्योंकि यूरोप के किसी भी अकेले देश में इतना दम नहीं है कि वो अमेरिका के साथ टक्कर ले सके या फिर अमेरिका के खिलाफ बोल भी सके। लड़ना तो अमेरिका के साथ बहुत दूर की बात है। नाटो की अगर बात करें तो फिनलैंड के संसद सदस्य जोहान्स ने नाटो में मुद्दा उठाने का आह्वान किया। उत्तरी अटलांटिक परिषद गुरुवार को मुलाकात यहां पर, मतलब उनकी बैठक यहां पर हो चुकी है। ग्रीनलैंड नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन डेनमार्क के अधीन आता है, और डेनमार्क यहां पर नाटो का संस्थापक सदस्यों में से एक है, इसलिए यह रूल वहां भी लागू होता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि वो अगले सप्ताह डेनिश अधिकारियों से मिलेंगे, मतलब वो डेनमार्क जाएंगे, मुलाकात वहां पर करेंगे। यह चेतावनी अमेरिका के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध दिखाती है, जिस तरीके से यूरोपीय देश एक साथ मिलकर अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, जो यूरोपीय सहयोग और नाटो स्तर पर चर्चा बढ़ा सकती है। ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा सकता है। तो अगर देखेंगे ग्रीनलैंड पर कब्जे के खिलाफ कितने देश एक साथ आए हैं, तो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे या खरीद की संभावना के खिलाफ कई देश फिलहाल एकजुट हुए हैं। मुख्य रूप से यूरोपीय सहयोगी और नाटो सदस्य रशिया और चाइना भी पर्दे के पीछे से समर्थन दे रहे हैं। खासतौर पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड खुद ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, यूके, स्पेन, फिनलैंड और कनाडा ने भी समर्थन दिया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर अमेरिका नाटो देश पर हमला करेगा तो
तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नाटो, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक नियम, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री का कहना है कि कोई दबाव या कब्जे की कल्पना नहीं करनी चाहिए। ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बनने के खिलाफ है। 85% लोग जो वहां पर रहते हैं वो इसके विरोध में हैं। फ्रांस ने कहा है कि यूरोपीय भागीदारों के साथ योजना बना रहे हैं। कोई देश, ये भी यहां अमेरिका का नाम लेने की भी हिम्मत नहीं रखते, इन्होंने कहा कि कोई देश यूरोपीय सीमाओं पर हमला नहीं कर सकता, हम मजबूत हैं। जर्मनी ने विरोध किया, यूके, इटली, पोलैंड, स्पेन ने विरोध किया। यूरोपीय संघ की तरफ से कहा गया कि ट्रंप की धमकियां जंगली कल्पनाएं हैं, अगर हमला हुआ तो यूरोपीय देशों को बचाव करना पड़ेगा। कनाडा ने कहा कि ग्रीनलैंड पर हमला कनाडा पर हमला माना जाएगा। नॉर्ड और फाइव आइज एक्सेस खत्म कर दिया जाएगा। कनाडा इन संगठनों का सदस्य है। कुल मिलाकर अगर बात करें ग्रीनलैंड के बारे में तो 2026 की अनुमानित आबादी 56,000 से 57,000 है। यहां पर 89% ग्रीनलैंडिक इनुइट लोग रहते हैं और 7.5% डेनिश लोग रहते हैं। राजधानी इसकी नूक है और इस नूक राजधानी में 19,905 लोग रहते हैं, जो सबसे ज्यादा किसी इलाके में रहते हैं। यह दुनिया का सबसे कम घनत्व वाला क्षेत्र है। ग्रीनलैंड की कोई स्वतंत्र सेना नहीं है, रक्षा डेनमार्क की जिम्मेदारी है। जॉइंट आर्कटिक कमांड की अगर बात करें तो यहां डेनमार्क के लगभग 200 सैनिक मौजूद है, जिसमें स्लेज डॉग पेट्रोल, सीरियस पेट्रोल, 14 सदस्य उसमें शामिल हैं, पेट्रोल जहाज शामिल है, हेलीकॉप्टर और एक विमान भी शामिल है, फाइटर प्लेन जिसे F-16 जैसा विमान यहां शामिल है। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका का खुद का बेस भी ग्रीनलैंड में मौजूद है। पिटोफिक स्पेस बेस, थुले एयरबेस भी इसे कहते हैं। यहां पर 150 से 200 सैनिक मौजूद हैं। मिसाइल चेतावनी और स्पेस सर्विलांस के लिए यहां पर मौजूद हैं। 1951 के समझौते के तहत ये मौजूद हैं, लेकिन कोई अन्य देश की सेना यहां फिलहाल मौजूद नहीं है। अब अगर बात करें डेनमार्क के पास कब से ग्रीनलैंड है। डेनमार्क का नियंत्रण 1721 से शुरू हुआ, जब मिशनरी हैंस एगेडे ने उपनिवेशीकरण शुरू किया। 1814 में कील की संधि से नॉर्वे से अलग होकर पूरी तरह डेनिश हो गया। 1953 में कॉलोनी से जब कॉलोनियल रूल चल रहा था उस वक्त ये डेनमार्क का हिस्सा बना। 1979 में होम रूल यहां लागू हुआ और 2009 में सेल्फ रूल यहां पर लागू हो गया, मतलब ग्रीनलैंड की जनता ही ग्रीनलैंड पर शासन करती है। ये डेनिश किंगडम का हिस्सा लेकिन अभी भी है, लेकिन स्वायत्त संस्था, ये स्वायत्त अपनी सरकार चलाती है। 1952 का नियम क्या है, विस्तार से समझिए, ये भी आपको समझ आएगा। ये 1951 का यूएस डेनमार्क ग्रीनलैंड डिफेंस एग्रीमेंट है, जो 1952 में लागू हुआ, जो नाटो के तहत ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए है। अमेरिका को ग्रीनलैंड में बेस बनाने और संचालित करने की अनुमति ये रूल देता है और थुले में उसका एक एयरबेस भी है। डेनमार्क और अमेरिकी संयुक्त रूप से रक्षा करेंगे। ये इस लाइन पर गौर करिएगा, इस समझौते में लिखा गया है कि डेनमार्क और अमेरिका ग्रीनलैंड की संयुक्त रूप से रक्षा करेंगे, लेकिन आज अमेरिका इसका भक्षक बन चुका है। अमेरिका यहां सुविधाएं बना सकता है, सैनिक रख सकता है, अमेरिकी जहाज, विमान और सेना को यहां फ्री एक्सेस होगा। अपराधों में अमेरिकी सैनिकों पर अमेरिका का ही कानून लागू होगा। 2004 में इसे अपडेट किया गया, ग्रीनलैंड को भी इसमें शामिल किया गया। थुले एकमात्र एयरबेस यहां पर है। यह शीत युद्ध का समझौता है जो अभी भी लागू है, लेकिन अमेरिका नई जगह पर अपने बेस या फिर और ज्यादा बेस यहां पर बना सकता है, ऐसा भी इस कानून में लिखा है, अगर नाटो सहमत होता है। 1952 में कहा गया, लेकिन ये 1951 का समझौता है। अब असली लड़ाई समझ लीजिए। ग्रीनलैंड में दुनिया का जो फ्रेश वाटर है, अकेले ग्रीनलैंड के पास 10% फ्रेश वाटर का रिजर्व है। मुख्य रूप से यहां आइस है, मतलब कहें कि बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, आइस के शीट हैं। अगर पूरी तरह से ये पिघल जाए तो समुद्र स्तर लगभग 7.5 मीटर तक बढ़ सकता है, और अगर समुद्री स्तर 7.5 मीटर बढ़ जाता है तो दुनिया के बहुत सारे देशों में तबाही आ जाएगी। हर साल यहां 200 से 300 बिलियन टन पानी पिघलता है, जो पूरे विश्व की मांग को पूरी कर सकता है। समझ रहे हैं आप कि कितना बड़ा पानी का रिजर्व यहां पर है। अब सिर्फ पानी ही नहीं, रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी यहां पर ट्रंप की नजर है। ट्रंप नहीं चाहते कि वो चीन से रेयर अर्थ मिनरल्स खरीदे या फिर किसी के ऊपर भी, किसी भी ऊर्जा को लेकर या किसी भी चीज के लिए वो किसी पर भी निर्भर रहे। ग्रीनलैंड में दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ
डिपॉजिट मौजूद हैं, ऐसा कहा जाता है। यूट्रियम, स्कैंडियम, नियोडियम, डायस्पोरियम, ऐसे बहुत सारे, टर्बियम, बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स यहां पर मौजूद हैं जो आपका जेट बनाने के काम आते हो, सैटेलाइट बनाने के काम आते हो, जेट का इंजन बनाने के काम आते हो, चिप बनाने के काम आते हो, फोन लैपटॉप बनाने के काम आते हो, सब यहां पर ये बनाने के काम आते हैं। दुनिया के 10 सबसे बड़े जो रिजर्व हैं उनमें से एक यहां पर मौजूद है। तो अमेरिका के लिए ये बहुत ज्यादा कहें कि अमेरिका के पास जरूरत भी है और अमेरिका के पास एक वजह भी है कि क्यों इस पर कब्जा किया जाए। हालांकि जब दुनिया में गर्मी बढ़ेगी और कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होगा तब ग्रीनलैंड में जीवन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यहां फ्रेश वाटर पीने के लिए आपको मिलेगा और समुद्री तल से ऊंचाई पर भी ये मौजूद है। इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि 100-200 साल आगे की रणनीति पर अमेरिका काम करता है। अमेरिका इसीलिए अपने तेल के रिजर्व धड़ाधड़ खाली किए जा रहा है कि दुनिया मरे तो मरे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तेल बेचना है, पैसा कमाना है। मैं कहां जाकर रहूंगा, मैं मंगल पर जाकर रह लूंगा या फिर मैं अटलांटिक में जाकर रह लूंगा या मैं ग्रीनलैंड में जाकर रह लूंगा, इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। दुनिया को अब अपना देखना होगा, इसीलिए दुनिया को अब साथ आकर अमेरिका की इस नीति को, अमेरिका जिस तरीके से नव उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ रहा है, देशों पर कब्जा कर रहा है, उसे रोकना होगा। ग्रीनलैंड के इतिहास की अगर बात करें तो ग्रीनलैंड का इतिहास लगभग 4,500 साल पुराना है, जो आदिवासी संस्कृतियों से शुरू होता है। सबसे पहले यहां के जो लोग हैं वो शिकारी थे जो जानवरों पर निर्भर हुआ करते थे। अलास्का से यहां पर लोग आए थे। 1200 ईडी में डॉग स्लेज और हार्पून यहां पर लाए गए थे। आधुनिक इनुइट के पूर्वज जो यूरोपीय मिश्रण से भी कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रीनलैंड का जो इतिहास है वो आजकल का इतिहास है। ग्रीनलैंड का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन अब जिस तरीके से ये कहा गया है, अगर बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप ने जिस तरीके से कहा है उस तरीके से ये दुनिया के ऊपर वाकई में अमेरिका एक खतरे की तरह नजर आ रहा है। ये मैप दिखाइएगा जरा फुल फ्रेम। इसमें आप राइट साइड पर जब देखेंगे, लेफ्ट साइड में जो देखेंगे अमेरिका आपको दिखेगा, उसके बाद आपको कनाडा दिखेगा। कनाडा क्या है, कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बात कर चुका है। और राइट में अलग सा जो क्षेत्र आपको दिखेगा जो मार्क है अमेरिकी झंडे से, वो ग्रीनलैंड है। और अमेरिका चाहता है कि ये पूरा का पूरा उसका क्षेत्र बन जाए। जब अमेरिका जब बना था तब अमेरिका के पास मात्र 13 राज्य हुआ करते थे। कुछ के ऊपर उसने हमला किया, कुछ को उसने खरीदा और आज 50 राज्य अमेरिका के पास हैं। उसके बाद उसने अलास्का को भी लगभग 75 लाख डॉलर में खरीदा था रशिया से, जो आज उसके लिए एक बहुत अच्छा फैसला साबित हो रहा है। इसीलिए वो लगातार जमीनों पर कब्जा करता हुआ आ रहा है। तो जिस तरीके से डेनमार्क ने एक चेतावनी दी है या फिर कहेंगे एक सांदेशिक तौर पर संदेश दिया अमेरिका को, उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।